हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस पुस्तक का सबसे आखिरी अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है घर की याद। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता को कारागार में जब वो बंद थे तब उन्होंने लिखा था। आप जानते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र साहित्य लेखन के साथ साथ वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो इस प्रकार उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और घर की याद उन्होंने कारागार में बंद होते हुए लिखा है। आप जानते हैं कि कारागार में बंद होने के बाद वो घर से दूर हो जाते हैं और किस तरह से उन्हें घर की याद आती है। सिर्फ घर की ही याद नहीं आती है, अपने परिवार की चिंता होती है, परिवार के सारे सदस्यों की याद आती है। तो इस याद को उन्होंने किस तरह से व्यक्त किया है, तो आइए इस कविता में हम लोग पढ़ते हैं और शुरू करते हैं घर की याद। तो सबसे पहले लेखक परिचय से, कवि परिचय से। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। अब इनका नाम क्या है? नर्मदापुरम है। साहित्य के साथ साथ उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, कवितांतर, शतदल, गांधी पश्यंती, त्रिकाल, संध्या आदि। बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं घर की याद। तो आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा है। अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना। तो इनका कविता क्या दिख रहा है? इनका कविता का जो भाषा है बहुत ही सरल है। आप इसे समझ पा रहे होंगे कि इन कविताओं में पानी गिर रहा है के माध्यम से वर्षा के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे वर्षा का दृश्य है। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि लगातार अपनी मन स्थिति वर्षा के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि लगातार बारिश के कारण उनका मन उदासी और स्मृतियों से भर जाता है, याद से भर जाता है। रात कब बीत गई, सुबह कब हो गया, इनका एहसास उन्हें पता ही नहीं चला। वो क्या थे? गहरी सोच और अपनी घर की यादों में डूबे हुए थे। इन पंक्तियों से कवि का अकेलापन और घर के प्रति लगाव की भावना प्रकट होती है। क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब, गिर रहा पानी झरझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही है हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। अब इन पंक्तियों में कवि वर्षा के समय का प्रकृति वातावरण का चित्रण किया है कि किस तरह से बारिश जब होती है तो वहां का उस समय का वातावरण कैसा रहता है। तो काले बादलों के कारण दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है, चारों ओर रात जैसा सन्नाटा दिखाई देता है। तेज बारिश, पत्तों का हिलना और हवा का सरसराना वातावरण को और भी गंभीर बना देता है। इस उदास और शांत वातावरण को देखकर कवि का मन भी व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो उठता है और उसके हृदय में घर की याद, अकेलेपन की भावना और गहरी हो जाती है और उन्हें याद आने लगती है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, माई के में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि वर्षा के बीच अपने घर को याद करते हैं। उन्हें अपना घर आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, घर नजर में तीर रहा है, मतलब आंखों के सामने जैसे तैर रहा है वैसे उन्हें नजर आ रहा है। यद्यपि वह क्या है? उनसे दूर है, क्योंकि आप जानते हैं वो तो कारागार में बंद है। वह घर उनसे सुख, प्रेम और अपनापन से भरा हुआ लगता है। कभी अपने चार भाइयों और मायके से आई हुई बहन की याद आती है।
पारिवारिक स्मृतियों से उनका मन भावुक उठता है, उनकी यादें से भावुक उठता है। घर से दूर रहने का दुख और भी बढ़ जाता है। यहाँ कवि के मन में घर और घर के प्रति गहरा स्नेह और विरह की भावना प्रकट हुई है, क्योंकि यहाँ पर उनके घर बहन भी आई है। और क्या बोल रहे हैं कि बाप के घर हाय रे परिताप के घर, क्योंकि ये कारागार में बंद है। तो इनकी बंद होने की वजह से इनके घर में कहीं न कहीं दुःख का माहौल है। इसीलिए बोल रहे हैं कि बहन तो आई है बाप के घर, लेकिन हाय रे परिताप के घर, दुःख के घर में आ गई हैं। आज का दिन दिन नहीं है, क्योंकि यह छिन्न नहीं है। एक छिन्न 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहने। अब इन पंक्तियों में कवि से दूर रहने की पीड़ा को, दर्द को व्यक्त करते हैं। उसे आज का दिन बहुत ही लंबा और बोझिल लगता है, मानो एक एक क्षण 100 वर्षों के समान है। अपने परिवार की याद बहुत आती है। वो सोचते हैं कि सभी भाई बहन एक साथ मिलकर प्रेम और स्नेह के साथ समय बिता रहे होंगे। परिवार के इस सुखद मिलन की कल्पना से कवि का मन और व्याकुल हो जाता है, और उनकी घर की जो लौटने की इच्छा है वो उन्हें और जागृत करती है और तीव्र हो उठती है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। अब इस पंक्ति में कवि अपनी माँ के बारे में, माँ के से दूर होने का दुख व्यक्त करते हैं और माँ के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान को व्यक्त करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन जीवन में दुख दर्द और संघर्षों ने उन्हें मजबूत बना दिया है। माँ की गोद में सिर रखते ही उनका सारा दुख दूर हो जाता, उनका ही नहीं सभी का दुख दूर हो जाता है। माँ का स्नेह इतना गहरा और व्यापक है कि वह दूर रहकर भी कवि को महसूस होता है। माँ लिखना पढ़ना नहीं जानती हैं, फिर भी उनका प्रेम किसी पत्र से कहीं अधिक प्रभावशाली और अमूल्य है। और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है। पिताजी भोले बहादुर, व्रज भुज नवनीत साउर। पिताजी उनको बुढ़ापा, जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। तो यहाँ पे और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घेरा, चतुर्दिक मतलब चारों तरफ। तो इन पंक्तियों में कभी अब पहले माता की याद आई, अब उन्हें पिता की याद आती है। पिता के बारे में क्या बताते हैं कि पिताजी क्या है, सरल और साहसी और स्नेह स्वभाव के हैं। बुढ़ापा भी उनका ऊर्जा उत्साह को कम नहीं कर पाता है। वे आज भी फुर्तीले और प्रसन्न हंसमुख हैं। पिताजी की इन यादों से कवि का घर के प्रति प्रेम और भी गहरा हो जाता है। तो यहाँ पे पिताजी भोले बहादुर, ब्रज भुज मतलब ब्रज के जैसा वज्र के जैसा भुजाएं हैं। नवनीत साउर मतलब नवनीत मतलब ताजे मक्खन जैसा कोमल उनका उर का अर्थ होता है हृदय है। और पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि इतने उम्र होने के बावजूद भी उनके अंदर बुढ़ापा अभी तक नहीं आया। अभी भी वो दौड़ जाएं, अभी भी वो खिलखिलाकर हंस सकते हैं। तो पिताजी के फुर्तीले और हंसमुख स्वभाव का यहाँ पे वर्णन है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न विचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझार लरजता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुग्दल हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पिताजी के दिनचर्या के बारे में बताया है और उनकी शक्ति के बारे में बताया है कि वो मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न हिचके, मतलब मौत भी आ जाए तो वो उनसे नहीं डरेंगे, शेर से भी वो भागेंगे नहीं। उनकी बोल में बादल गरजता, उनका जो बोल है उनमें बहुत ही प्रभावशाली आवाज है। और वो क्या कर रहे हैं, गीता का पाठ करके और रोज व्यायाम करते हैं। 200 दंड बैठक होता है वो 260 करते हैं, मुग्दल चारों तरफ हिलाते हैं और मूठ उनकी मिला लेकर। तो इसमें इसका अर्थ क्या है कि इन पंक्तियों में कवि अपने पिता के साहसी और अनुशासित व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। वे मृत्यु या किसी भी कठिन परिस्थिति से
नहीं डरते हैं और हमेशा निर्भीक रहते हैं, मतलब बिना डरे रहते हैं। उनकी वाणी में दृढ़ता तथा कर्मों में अद्भुत शक्ति थी। वे प्रतिदिन गीता का पाठ और व्यायाम करके स्वस्थ, बलवान और उत्साही जीवन जीते थे। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, हर घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अब इनके पंक्ति में कवि क्या कल्पना करते हैं कि उनके पिता जो हैं उसे याद करके भावुक हो गए होंगे। लगातार हो रही वर्षा के बीच अपना घर और परिवार का याद आ रहा है। मतलब हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। और उनको क्या याद आ रही है कि चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े, उनके भाई बहन जो आपस में हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे और उन्हें याद कर रहे होंगे। इन स्मृतियों से कवि के घर के प्रति जो है उनका प्रेम और उनसे जो अलग होने का दुख है, इस भाव का वर्णन हुआ है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी न व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, 5 में का नाम लेकर, 5 माँ मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। आप पिताजी के बारे में क्या बता रहे हैं कि जिनको एक क्षण भी बुढ़ापा नहीं व्यापा, मतलब कमजोरी नहीं आई, मजबूती और उत्साही थे। रो पड़े होंगे बराबर 5 में का नाम लेकर। अब 5 में तो कवि स्वयं है, तो वो बता रहे हैं कि सभी तो घर में हैं, लेकिन वो 5वें का मतलब मेरा नाम लेके वो रो पड़े होंगे। और 5वां कौन है? 5वें मैं हूँ अभागा, और 5वें ये कवि स्वयं है। पिताजी कहते हैं प्यार में बहते रहा, पिताजी के वियोग के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो पंक्तियों में कवि बताते हैं कि पिता बुढ़ापे में भी मजबूत और उत्साही हैं, लेकिन वियोग में वे भावुक होकर रो पड़ते हैं, रो पड़े होंगे। कवि स्वयं को परिवार का 5वां पुत्र बताते हुए सोचते हैं कि पिता प्रेम से उनका नाम लेते होंगे। इन पंक्तियों में पिता पुत्र के गहरे स्नेह और बिछड़ने का पीड़ा का मार्मिक चित्रण हुआ है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि माँ यहाँ पे संतावना देते हुए प्रकट हो रही है, बात कर रही है कि वहाँ अच्छा है भवानी, मतलब वहां पे भवानी जो है, भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो अच्छे होंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कल्पना करता है कि घर से दूर होने के कारण माता पिता बहुत दुखी होंगे, है ना। वो सोचते हैं कि माँ पिता को समझाती होंगी कि उनकी चिंता ना करें, क्योंकि वह जहाँ है वहां है, सुखी है और सुरक्षित है। इन पंक्तियों में माता पिता का अपने पुत्र के प्रति गहरा प्रेम, चिंता और ममता व्यक्त हुई है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारा लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख में मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब इसमें क्या बता रही हैं? उनको समझा रही हैं कि जो पुत्र का कर्तव्य है उसके बारे में बता रही हैं, और अब अगर वो उनसे दुखी हो जाते, अपने पैर खींच लेते उनका, तो कोख ही लजाता। तो इसमें माँ की युक्ति, माँ की कही गई पंक्तियों के द्वारा पिता को धैर्य बंधाता हुआ बताया जा रहा है कि इन पंक्तियों में कवि कल्पना करते हैं कि उनकी माँ पिता को धैर्य बंधाते हुए कह रही हैं कि पुत्र अपने कर्तव्य और अच्छे उद्देश्य से घर से गया है ना, गया है सो ठीक ही है, और यह तुम्हारी लीक है, मतलब तुम्हारे द्वारा ही जो देशभक्ति की भावना उसके अंदर पैदा की है, उसी के कारण वो गया है। और पाँव जो पीछे हटाता, को मेरी लजाता, अगर वो इस कर्तव्य से पीछे हट जाता तो कहीं ना कहीं मेरी ही को वो लजा देता। तो यदि वो पीछे हट जाता तो परिवार के संस्कारों के विरुद्ध होता। इसीलिए दुखी होने के बजाय साहस रखना चाहिए, क्योंकि माता पिता को रोता देख घर के दूसरे बच्चे भी दुखी हो जाएंगे। तो इस तरह रो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ,
गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी, उसे थी बरसात प्यारी, रात दिन झड़ी झाड़ी। अब पिताजी क्या कहे होंगे कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। और गिर रहा है आज पानी, बारिश होने के बारे में बता रहे हैं। और पिताजी क्या बता रहे हैं कि भवानी को भी बरसात बहुत प्यारी थी, लेकिन आज इसी बरसात के कारण उन्हें क्या हो रही, बहुत दुख व्यक्त हो रहा है, घर की याद आ रही है। इन पंक्ति में कवि कल्पना करता है कि उसके पिता अपने आंसू छिपाते हुए कहते होंगे कि वे नहीं रो रहे हैं, क्योंकि बरसात देखकर उन्हें अपने पुत्र भवानी की याद आ जाती है, क्योंकि उसे बरसात बहुत प्रिय थी। इन पंक्तियों में पिता का गहरा स्नेह, छिपा हुआ दुख और विरह की भावना व्यक्त हुई है। खुले सिर नंगे बदन ब, घूमता फिरता मगन ब, बड़े बाड़े में की जाता, बीज लौकी का लगाता, तुझे बतलाता कि बेला, ने फलानी फूल झेला, तू की उसके साथ जाती, आज इससे याद आती। अब यहाँ पे लेखक जब ये कवि जब बचपन में थे तो उनकी जब बारिश हुआ करती थी तो वो किस तरह से किया करते थे, उनकी बातों का वर्णन हुआ है कि इन पंक्तियों में कवि के पिता उनके बचपन की यादें ताजा करते हैं और वे बताते हैं कि कभी बरसात में नंगे सिर और बदन खुशी से किस तरह से घूमा करते थे, बगीचे में बीज बोया करते थे, पौधे और फूलों से बातें करते थे और उत्साह से घूमते थे। और इसमें उनकी माँ भी साथ देती थी। इन मधुर स्मृतियों के कारण आज उन्हें और भी अधिक घर की याद आ रही है। मैं न रोऊंगा कहा होगा और फिर पानी बहा होगा, दृश्य उसके बाद कारे, 5 में की याद कारे, भाई पागल बहन पागल और अम्मा ठीक बादल, और भौजी और सरला, सहज पानी सहज तरला। तो इन पंक्तियों में अब कभी कल्पना करते हैं कि उनके पिता स्वयं को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, लेकिन उनकी आंखों से आंसू वो निकल रहे हैं। कभी याद में पूरा परिवार, भाई बहन, माँ और भाभी भावुक हो जाते हैं। इन पंक्तियों में परिवार के गहरे प्रेम और बिछड़ने का मार्मिक चित्र का वर्णन हुआ है। शर्म से रो भी न पाए, खूब भीतर छटपटाए, आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुआ होगा, अभी पानी थम गया है, मन निहायत नम गया है, एक से बादल जमे हैं, गगन भर फैले रमे हैं। अब इसमें शर्म से रो भी न पाए, इस पंक्तियों में क्या बता रहे हैं कि वो खुल के रो भी नहीं पा रहे हैं। सारे जो खूब भीतर छटपटाए, जो घर के लोग है वे भीतर ही भीतर छटपटा रहे हैं, मन ही मन वो दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। आज सबका मन चुआ होगा, यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हुआ है कि यहाँ पे बोली का प्रयोग हुआ है कि मन चुआ होगा, मतलब मन अंदर से पिघला होगा, दुखी हुआ होगा। तो इन पंक्तियों में कवि कल्पना करते हैं कि घर के सभी लोग दुख से भीतर ही भीतर तड़प रहे होंगे, लेकिन शर्म के कारण खुल के रो भी नहीं पा रहे हैं। वर्षा रुक जाने पर भी कवि का मन उदासी से भरा है। आकाश में फैले बादल उनके मन की उदासी और घर की याद को और गहरा कर देते हैं। ढेर है उनका नफाके, जो कि किरणें झुके झांके, लग रहे हैं वे मुझे यूं, माँ की आंगन लीप दे ज्यों, गगन आंगन की लुनाई, दिशा के मन में समाई, 10 दिशा चुपचाप है रे, स्वस्थ की लय छाप है रे। अब इन पंक्तियों में वर्षा के बाद के शांत आकाश का सुंदर वर्णन किया गया है और बादलों से ढका आकाश उन्हें ऐसा लगता है कि माँ ने घर का आंगन लीप कर सजा दिया हो। चारों ओर फैली शांति और सुंदरता कवि के मन को घर की याद दिलाती है और उनके सुकून का अनुभव कराती है। झाड़ आंखें बंद करके, सांस सुस्थिर बंद करके, हिले बिन चुपके खड़े हैं, क्षितिज पर खड़े जैसे जड़े हैं। एक पक्षी बोलता है, घाव उर से खोलता है, आदमी के उर बेचारे, किस लिए इतनी तृष्णा रे। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वर्षा के बाद किस तरह से शांत वातावरण हो जाता है, इसका चित्रण किया गया है कि पेड़ पौधे जो है वो बिल्कुल स्थिर खड़े हैं, मानो क्षितिज पर जड़ गए हों। तभी एक पक्षी की आवाज, क्षितिज पर जैसे खड़े हैं, एक पक्षी बोलता है, तभी एक पक्षी की आवाज
है घाव उर से खोलता है, उर का अर्थ है यहाँ पे हृदय। तो जो पक्षी की आवाज है वो ऐसा लग रहा है कि उनके जो हृदय में जो घाव है उसको खोलता हुआ, कुरेदता हुआ प्रतीत हो रहा है। तभी एक पक्षी की आवाज कवि के हृदय में छिपी वो घर की जो घाव जो उर में है, वो घाव कौन सा है? वो घर की याद है। तो छिपी घर की जो याद है, विरह को वो फिर से जगा देती है। कभी अंत में मनुष्य के हृदय की कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं और तड़प पर विचार करता है कि जो इतनी तृषा है, इतनी जो लगाव है, उसके बारे में बताए हैं। तू जरा सा दुख कितना सह सकेगा क्या कि इतना, और इस पर बरस नहीं है, बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू, लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। अब अपनी कमजोरी और चंचलता के बीच में के बारे में बता रहे हैं कि हवा आई उड़ चला, लहर आई मुड़ चला। तो इन पंक्तियों में कवि मनुष्य की कमजोरी और चंचलता का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य थोड़ा भी दुख सहन नहीं कर सकता, है ना। सह सकेगा क्या कि इतना, और बस इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। तो मनुष्य थोड़ा सा दुख भी सहन नहीं कर पाता, परिस्थितियों के अनुसार तुरंत बदल जाता है। छोटी सी कठिनाई या आघात से उनका साहस टूट जाता है। कभी यहाँ धैर्य और मानसिक दृढ़ता का महत्व बताता है कि हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू, लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। तू के प्रिय से दूर होकर वह चला रे पूर होकर, दुख भर क्या पास तेरे, अश्रु सिंचित हास तेरे। पिताजी का वेश मुझको दे रहा है क्लेश मुझको, देह एक पहाड़ जैसे, मन की बड़ झाड़ जैसे। यहाँ पर क्लेश मतलब होता है दुख। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रियजन से दूर होने पर मन दुख से भर जाता है कि, और आंखों में आंसू भर जाते हैं। अश्रु सिंचित हास तेरे, उसे अपने पिता का मजबूत और विशाल मजबूत शरीर और विशाल हृदय याद आता है। पिता की स्मृति उसे अत्यंत व्याकुल कर देती है। पिताजी का वेश मुझको दे रहा है क्लेश मुझको, यहाँ पर पिताजी की जो याद है वो उनको दुख दे रहा है। इन पंक्तियों में कवि का पिता के प्रति गहरा प्रेम और घर की याद व्यक्त हुआ है। एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए, एक हल्की चोट लग ले, दूध की नदी उमंग ले, एक टहनी कम न होले, कम कहाँ की खम न होले। ध्यान कितना फिक्र कितनी, डाल कितनी जड़े उतनी। अब यहाँ पे पिता के कोमल हृदय के बारे में कभी बता रहे हैं कि पिता के अत्यंत कोमल और स्नेहमय हृदय का वर्णन है। पिता के किसी सहृदय को थोड़ा भी कष्ट हो तो क्या होता है, उनका हृदय द्रवित हो जाता, वो दुखी हो जाते हैं कि एक हल्की चोट लग ले, दूध की नदी उमग ले, एक टहनी कम न हो ले, कम कहाँ की खम न हो ले। वे अपने बच्चों की हर छोटी छोटी बात की चिंता करते हैं। फिक्र कितनी डाल जितनी जड़ें होती हैं, हर छोटी छोटी बात की उन्हें चिंता है। इन पंक्तियों में पिता के गहरे प्रेम, ममता और परिवार के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका। हवा उनको धीर देना, यह नहीं कि चीर देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बेन बरसे, पाँच बे को बेन तरसे। अब इसमें उनको क्या बताया जा रहा है, उनको धैर्य देने के लिए वो सावन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका। हवा उनको धीर देना, धीर मतलब धैर्य देना। तो इन पंक्तियों में कवि वर्षा और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उनके माता पिता को धैर्य दें और उन्हें अधिक दुखी ना होने दें। वह चाहते हैं कि सावन खूब बरसे, लेकिन माता पिता उनके वियोग में आंसू ना बहाए। मतलब तुम बरस लो वे न बरसे, बरसे मतलब वो दुखी ना हो। 5 मई को वे न तरसे, और जो 5 मई मतलब अपनी याद उन्हें बता रहे हैं कि उनकी याद उन्हें ना आए। इन पंक्तियों में कवि का अपने परिवार के प्रति गहरी प्रेम और चिंता व्यक्त हुई है। अब है मैं मजे में हूँ सही है, और मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं बस यही है।
इसी बस से बस बेरस है, किंतु उससे यह न कहना, उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है। अब उन्हें ये बता रहे हैं धैर्य देने के लिए कि मैं मजे मजे में हूँ, मैं सही हूँ, बस यही है कि मैं घर में नहीं हूँ। बस यही उन्हें क्या देना, धैर्य देना। किंतु उसे ये न कहना, उसे धीर देते रहना, इसी बस से बस बेरस है, मतलब ये मत बताना कि मैं बस इसी बात से तो दुखी हूँ। और उन्हें यह न कहना, उन्हें देते धीरे रहना, मतलब उन्हें धैर्य देते रहना और कहना कि मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब अपना लेखन कार्य जारी कर रहा हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह जहाँ है वहाँ सुखी हैं, सुरक्षित हैं, केवल घर से दूर होने का दुख उन्हें सताता है। वो चाहते हैं कि उनके माता पिता उनकी चिंता ना करें। उनसे कहना चाहते हैं कि वो नियमित रूप से पढ़ाई और लेखन का कार्य कर रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने परिवार के प्रति प्रेम और उनकी चिंता स्पष्ट होती हैं। तो चलिए इस भाग में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जितना बचा हुआ कविता है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और ये सारा आपका प्लेलिस्ट में जितना भी इस चैप्टर के और भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं इसे प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें।